चलो बच्चों, मैं प्रभात दुबे एक बार फिर से आप सभी बच्चों का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद है सारे बच्चे अच्छे होंगे। ठीक है, और हमने लास्ट लेक्चर में बेटा संघात्मक व्यवस्था भी कर लिया था और क्वेश्चन आंसर भी हमने कर लिया। ठीक है, कुछ क्वेश्चन, और संडे का जो भी बच्चे क्लास होगा वो क्वेश्चन आवर ही होगा। ठीक है, क्वेश्चंस की संख्या नेक्स्ट टाइम पर और बढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए आइए बच्चे, इसमें कुछ बच्चों का नाम था और इसमें है आदित्य बच्चे, रवि पाल हैं, यूपी क्लासेस हैं, कोई भी ज़रा है नाम लिख दीजिए। अंकिता गौतम है, रमेश साहू हैं, अजय कुमार भारती हैं, अंजलि वर्मा सालू हैं, रोशनी पाल है, राहुल उपाध्याय हैं, सृष्टि दुबे हैं, सृष्टि यादव हैं, मोनिका पटेल हैं। ठीक है बच्चे, बीरेंद्र यादव है, दीपक पांडे हैं, मौर्या गेमिंग नाम लिखो बच्चे। ठीक है, केसरी यादव हैं, अमित पाल हैं। ठीक है बच्चे, संदीप पांडे हैं, अनिल पांडे, वर्षा सिंह हैं, आकांक्षा सिंह हैं, रवि यादव हैं, धर्मेंद्र गुप्ता हैं। ठीक है, रेणु चौरसिया हैं। क्लियर बच्चे, नवीन मिश्रा हैं आपके बच्चे, सचिन मौर्य हैं, छाया मौर्य हैं, अंजलि मौर्य हैं, महेश यादव हैं, केसरी यादव हैं, पवन कुमार हैं, विपिन यादव हैं बच्चे। ठीक है, प्रतीक कुमार पाल हैं, माधुरी राय हैं बच्चे, पूजा वर्मा हैं। ठीक है, पंकज कुमार हैं, अवनीश विश्वकर्मा हैं और ज्योति यादव हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, राकेश यादव हैं, अभिषेक वर्मा हैं। ठीक है, रानी आनंद हैं, श्याम यादव हैं, राज यादव, राज सिंह बच्चे, अमित चक्रवर्ती हैं, उदित वर्मा हैं। बहुत सारे और बच्चे भी हैं जो लगातार वीडियो पर बने रहते हैं बच्चे। प्रिंसू वर्मा हैं, क्लियर, शैलेंद्र देश दीपक हैं, रवि यादव हैं, राज वर्मा है। ठीक है, अजय शर्मा है। ठीक है, चलिए बच्चे आगे भी हम कुछ बच्चों का नाम ले लेंगे। अखिलेश वर्मा जी हैं, चौधरी अंकुर पटेल हैं, रमेश साहू हैं, उदित वर्मा है, संजय कुमार हैं बच्चे। ठीक है, चलिए आगे भी आनंद शुक्ला है बेटा। ठीक है, चलिए बच्चे आगे फिर नाम ले लेंगे। तो आज हम लोगों को सरकार शुरू करना है। ठीक है, चलिए बच्चे सरकार शुरू करते हैं हम लोग, है ना। सरकार का मतलब मूवी वाला सरकार नहीं सर। ठीक है, चलिए संघ सरकार के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे आज। ठीक है, तो चलिए आगे ही बढ़ते हैं बच्चे। अगला हेडिंग होगा संघ सरकार। ठीक है, यही पढ़ेंगे बच्चे, यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। क्लियर हो जाएगा। हम लोग किसकी बात करेंगे बच्चे? संघ सरकार की बात करेंगे। कौन सी सरकार की बात करेंगे? संघ सरकार के। तो आपको तो पहला ये पॉइंट याद रखना होगा कि किसी भी सरकार का जो स्तर होता है, टायर होता है बच्चे, टियर होता है, वो कितने स्तर का होता है? 3 स्तर होते हैं बच्चे। टियर कितने स्तर का होता है? 3 स्तर का होता है बच्चे। क्लियर हो जाएगा। और ध्यान से देखिएगा, जो पहला होता है बच्चे वो हमारा होता है संघ सरकार। क्लियर हो जाएगा। अब ये जो संघ सरकार है बच्चे, आप याद रखना बच्चे, हम केंद्रीय सरकार तो बोलते हैं, लेकिन बच्चे आपको पता है कि जो केंद्र है, सेंट्रल शब्द है, ये हमारे संविधान में इस्तेमाल नहीं किया गया है। आपको हरदम यूनियन गवर्नमेंट ही बच्चे लगाना होगा, संघ सरकार ही होगा। तो संघ सरकार की जो बच्चे पहला टियर होगा या पहला स्तर होगा, वो क्या होगा? संघ सरकार ही हो जाएगा बच्चे। या इसको संघ सरकार ना लिखकर बच्चे संघ कार्यपालिका लिख लिया जाए बच्चे। क्लियर हो जाएगा। अब आपको मैं ये सब कुछ बता चुका हूं प्रीवियस वीडियो में कि परिसंघात्मक क्या होता है, संघात्मक क्या होता है, एकात्मक क्या होता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स मैंने प्रीवियस वीडियो में करा दिए थे। जो बच्चे आज नए हो वो पक्का है प्रीवियस वीडियो को देखें बच्चे। क्लियर। यूनियन गवर्नमेंट जो होती है बच्चे, यूनियन गवर्नमेंट जो होती है, ये हमारे देश के लिए कार्य करती है, देश के लिए कार्य करती है बच्चे। क्लियर हो जाएगा। और देश के लिए कार्य करती यानी जो कानून बनाएगी, ये किसके लिए बनाएगी? देश के लिए कानून बनाएगी। कौन सी कार्यपालिका? संघ कार्यपालिका। क्लियर हो जाएगा। बनाती है। कानून बनाने का काम किसका होता है? कार्यपालिका का होता है। अब दूसरा जो स्तर होगा वो संघ विधायिका होगा बच्चे, लेजिस्लेचर होगा, संघ विधायिका होगा, यानी यूनियन लेजिस्लेचर होगा और ये यूनियन एग्जीक्यूटिव होगा। क्लियर हो जाएगा। अब लेजिस्लेचर की बात किया जाए बच्चे, या चलो इसको आगे डिस्कस ही करेंगे। तो यहाँ पर हम सरकार की ही बात कर ले। सरकार के कितने स्तर होते हैं? यहाँ पर ऐसे कर लो बच्चे, सरकार जो हमारे गवर्नमेंट होते, गवर्नमेंट के 3 स्तर होते हैं। एक तो बच्चे संघ होता है या संघ सरकार होता है बच्चे।
और इसको सरकार ही कर लो, थोड़ा कट कर लो, करेक्शन कर लो बच्चे, ठीक है, संघ सरकार कर लो क्योंकि आगे फिर वही पढ़ेंगे। फिर दूसरा जो होता है वो बच्चे राज्य सरकार होती है। कौन सी सरकार होती है? राज्य सरकार। अब जो ये बच्चे आपको पता है देश के लिए कानून बनाते हैं, तो राज्य सरकार कहाँ के लिए कानून बनाएगा? अपने राज्य के लिए भी बनाएगा। और दूसरा बच्चे जो तीसरा होता है वो लोकल गवर्नमेंट होती है, यानी कि बच्चे लोकल सरकार जो होती है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर ध्यान से, हमने कहा संघ सरकार बच्चे देश के लिए काम करती है, ठीक है, जिसे हम केंद्रीय मंत्रिमंडल वगैरह में बात करेंगे अभी तुरंत। और राज्य सरकार में भी बस सेम प्रोसीजर होगा, जो यहाँ संघ में होगा वो यहाँ राज्य में होगा। तो ये राज्य के लिए कानून बनाने के साथ साथ राज्य सरकार बच्चे लोकल गवर्नमेंट के लिए भी क्या बनाती हैं? कानून बनाती हैं। यही बात हमको याद रखना है। ये भी स्वतंत्र होती है बच्चे, ये भी स्वतंत्र होती है। क्लियर हो जाएगा? यानी केंद्र और राज्य की सरकारें एक दूसरे से क्या है? स्वतंत्र हैं बच्चे। क्लियर? लेकिन आपको पता है सर कि जो लोकल गवर्नमेंट होगी, जैसे बच्चे जिला पंचायत हो गया, नगर पालिका हो गया, नगर निगम हो गया, प्रधान का चुनाव हो गया, सभासद पार्षदी का चुनाव हो गया, ये सब किस में आएगा? लोकल गवर्नमेंट में आएगा। तो लोकल गवर्नमेंट के लिए कानून बनाने का कार्य कौन करता है? राज्य करता है। यहां पर राज्य के लिए भी ये कानून बना ही रहे हैं, साथ में लोकल गवर्नमेंट का भी है बच्चे। तो यहां पर देखो, जो सर संघ सरकार और राज्य सरकार अलग है, स्वतंत्र है, इसी को तो कहते हैं संघात्मक व्यवस्था, फेडरल सिस्टम बच्चे। यही तो कहता है कि आप दोनों लोग स्वतंत्र हो और अपने अपने क्षेत्र के लिए क्या बनाइए? कानून बनाइए। लेकिन लोकल गवर्नमेंट के लिए कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार बनाती है। इसलिए सर अगर यहां पर देखा जाए इन दोनों के बीच, तो इन दोनों के बीच संघात्मक व्यवस्था दिखती है। कौन सी व्यवस्था? संघात्मक व्यवस्था दिखती है। लेकिन इन दोनों के बीच अगर लोकल गवर्नमेंट और राज्य सरकार के बीच बात किया जाए, तो यहां से हमें बच्चे कौन सी व्यवस्था दिखती है? एकात्मक व्यवस्था दिखती है, यूनिटरी सिस्टम दिखता है बच्चे। यहां पर क्या है? फेडरल सिस्टम दिखा। अब यहां पर संघात्मक भी है और प्लस एकात्मक भी है, तो इसी को तो हम अर्ध संघीय व्यवस्था कहते हैं बच्चे। कौन सी संघीय? अर्ध संघीय व्यवस्था। तो भारत में अर्ध संघीय व्यवस्था भी देखी जाती है बच्चे, कुछ हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स ने ये बताया, ठीक है। और सही भी है सर, दोनों स्वतंत्र हैं तो संघात्मक व्यवस्था दिख गई। लोकल गवर्नमेंट स्वतंत्र ना होके किस पर डिपेंड है? राज्य पर है, राज्य ही कानून बनाएगा। तो इन दोनों के मध्य यूनिटरी सिस्टम दिख गया, एकात्मक सिस्टम दिख गया बच्चे, या एकात्मक व्यवस्था दिख गया। तो यहां पर बच्चे ये आपका हो जाएगा। तो सरकार के कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं। एक लोकल सरकार हो गई जो जिले के नीचे, पूरे राज्य में राज्य सरकार, और पूरे देश में कौन सी सरकार? बच्चे संघ सरकार। क्लियर? तो आपको ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से डन कर दो। तो सरकार के कितने टियर होते हैं बच्चे? 3 होते हैं, ठीक है बच्चे। एक राज्य बनने के लिए कितने एलिमेंट चाहिए? तो आप बोलोगे सर 4 एलिमेंट चाहिए। सरकार कितने टायर में बटी है? तो आपको भी पता है बच्चे, टेयर की संख्या 3 होती है। संघ सरकार जो देश के लिए कानून, राज्य सरकार जो राज्य प्लस लोकल गवर्नमेंट के लिए। इतनी बात बताओ समझ में आ गई होगी? जल्दी से बताइए बच्चे। यूनिटरी सिस्टम हो गया आपका, फेडरल सिस्टम हो गया आपका, कन्फेडरल सिस्टम भी हो गया बच्चे, यानी संघात्मक, परिसंघात्मक और एकात्मक। क्लियर? सरकार के भी मैंने बता दिए बच्चे कितने टियर होते हैं, तो आपको पता होगा सर 3 टियर होते हैं, संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार या लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, डन है, उम्मीद है। चलें आगे बच्चे,
चलो आगे बढ़ते हैं सर। अब ये जो संघ सरकार होगी सर, अगर जो जो चीजें संघ सरकार के लिए होंगी वो चीजें ही बच्चे राज्य सरकार के लिए होगा। तो अब अगर संघ सरकार में पहली बात किया जाए तो यहां पर होगा संघ कार्यपालिका। कौन सी पालिका होगा? अब यहां पर संघ कार्यपालिका हम बात करेंगे, एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे। और आपको पता है इसका काम होता है कानून बच्चे बनाना कि लागू कराना। जरा कमेंट्स करो, मैंने प्रीवियस वीडियो में सारे बच्चों को समझाया था कि संघ कार्यपालिका कानून बनाती है कि कानून को लागू करती है। जल्दी से बताओ बच्चे। अब उम्मीद है कि कुछ लोगों को आ रहा होगा। ये कानून को क्या करती है बच्चे? लागू करती है। और मैंने आपको संघ कार्यपालिका में 2 प्रकार के लोगों को बताया था, एक परमानेंट होते हैं और एक नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, बताया था। एक अस्थाई और एक अस्थाई। प्रशासनिक स्तर भी इसी में आ जाएगा। और प्रशासनिक स्तर अस्थाई होता है, रिटायरमेंटी पर ही वो लोग पद हटते हैं बच्चे, लेकिन सरकार तो आती और जाती रहती है। अब दूसरा जो हमारा होगा वो बच्चे होगा यूनियन लेजिस्लेचर, यानी संघ विधायिका। अब संघ ये कानून तो लागू करते हैं बच्चे, तो कानून बनता कहाँ है? संसद में बढ़ता है बच्चे। तो कानून बनाना किसका काम हो जाएगा? तो आप रिजल्ट लगाओगे सर, आपका रिजल्ट होगा बच्चे विधायिका। अगर यहाँ पर लागू करना या नीतियों का निर्माण करना है बच्चे, क्लियर हो जाएगा, मेकिंग बच्चे ला, या कह सकते हो बच्चे नीतियों को बनाना है, तो आपको पता है संघ कार्यपालिका होगा। क्लियर हो जाएगा। फिर बच्चे जो तीसरा पॉइंट होता है हमारा वो होता है संघ न्यायपालिका। क्या होता है? संघ न्यायपालिका होता है। अब ये न्यायपालिका जो है मैंने बताया था एकात्मक न्यायपालिका को शो करता है भारत में। यानी अगर कोई मैटर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है तो मैटर अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में निर्णय आ गया तो उस निर्णय के विरुद्ध आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। हाई कोर्ट में भी रिजल्ट आ गया है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो बच्चे। क्लियर हो जाएगा। तो आप याद रखना हमारे देश में न्यायपालिका जो होती है वो एकात्मक व्यवस्था को शो करती है। और आपको मैं बताया था कि ये फंडामेंटल राइट्स के संरक्षण बच्चे संरक्षण देता है, फंडामेंटल राइट्स को संरक्षक है। और बच्चे यही न्यायपालिका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करता है। ये भी मैंने लास्ट टाइम पर बता दिया था। ठीक है, मैंने कहा था कि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो प्रीवियस वीडियो है, तभी आपको आने वाले कल में समझने में आएगा, क्योंकि बार बार देखो वही सारी चीजें आ रही जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था आप लोगों को। क्लियर, नोट करो। ठीक है, इसी में हमें सबसे पहले बच्चे जिस व्यक्ति को पढ़ना है वो संघ की कार्यपालिका होगी। इसी को हमें पढ़ना है बच्चे। यूनियन एग्जीक्यूटिव हमें पढ़ना क्या है बच्चे? संघ कार्यपालिका। पढ़ना क्या है? संघ कार्यपालिका। और आपको पता है संघ कार्यपालिका में बच्चे हम पहले पढ़ेंगे प्रेसिडेंट को, किसको पढ़ेंगे? राष्ट्रपति को। फिर पढ़ेंगे बच्चे वाइस प्रेसिडेंट को, यानी कि उपराष्ट्रपति को पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि मंत्री परिषद पढ़ेंगे बच्चे। अब मंत्रिपरिषद में भी 3 प्रकार के मंत्री होते हैं सर। कैबिनेट मिनिस्टर, और कैबिनेट मिनिस्टर को ही आप लोग कहते हो बच्चे कबीना मंत्री। फिर बच्चे राज्य मंत्री होते हैं, स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं। और कुछ बच्चे स्वतंत्र राज्य मंत्री होते हैं, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री होते हैं। ये जब मिनिस्टर काउंसिल पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इन चीज़ों को बताएंगे। तो हमें बच्चे यूनियन जो है एग्जीक्यूटिव है उसमें हमें 3 लोगों को पढ़ना है, प्रेसिडेंट को पढ़ना है, वाइस प्रेसिडेंट को पढ़ना है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पढ़ना है। मंत्रिपरिषद बच्चे जिसमें 3 प्रकार के मंत्री हैं, उपमंत्री का प्रावधान खत्म कर दिया गया है बच्चे।
ठीक है। तो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री होंगे, राज्य मंत्री होंगे और कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट की हिंदी होती है कबीना मंत्री बच्चे, ठीक है, कबीना मंत्री, ठीक है। चलिए हम लोग पहले सबसे पहले यूनियन सरकार पढ़ेंगे बच्चे, संघ सरकार। क्या पढ़ेंगे हम लोग? संघ सरकार की बात करेंगे बच्चे, यूनियन। आपको पता है संघ सरकार यानी कि बच्चे जो यूनियन गवर्नमेंट है उसका जो प्रावधान है वो पार्ट 5 में है। कौन से पार्ट में है? भाग 5 में है। क्लियर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट होगा बच्चे, आर्टिकल कहां से कहां तक है? तो आपका रिजल्ट होगा सर आर्टिकल 52 से लेकर बच्चे 151 तक है। क्लियर हो जाएगा। अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। यूनियन गवर्नमेंट का संघ सरकार की बात की गई है। और अगर राज्य सरकार की बात पूछेगा तो आप रिजल्ट लगाओगे भाग 6 में है। राज्य का प्रावधान भाग 6 में है, लेकिन संघ का यानी यूनियन का प्रावधान भाग 5 में है। आर्टिकल 52 से लेकर कहां तक है? 51 तक है बच्चे। क्लियर हो जाएगा। अब इसमें हमें सबसे पहले बच्चे क्या पढ़ना है? अध्यायों में बांट लेते हैं। तो हमें पढ़ना है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति पढ़ना है, और इसी में हमें वाइस प्रेसिडेंट पढ़ना होता है बच्चे, यानी कि उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है। और आपको पता है इन दोनों का आर्टिकल 52 से लेकर 73 तक है बच्चे। क्लियर हो जाएगा। यानी आर्टिकल 52 से लेकर 73 तक बच्चे जो प्रावधान है वो किसका है? आपके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का प्रावधान है। अगला है बच्चे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का प्रावधान है बच्चे, यानी कि मंत्रिपरिषद है। और मंत्रिपरिषद जो है बच्चे आर्टिकल 74 से लेकर 78 तक है बच्चे। हमें 151 तक जाना है। और ये सारे अध्याय हैं बच्चे, ये सारे क्या है? इसके अध्याय है, चैप्टर में डिवाइड कर दिया गया है। तीसरा जो हमारा होगा बच्चे, जो हमारा तीसरा होगा याद रखिएगा, वो होता है पार्लियामेंट बेटा, ठीक है, पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट यानी संसद बच्चे। और आपको पता है 79 से लेकर 121 तक बच्चे, 121 बच्चे है ना, 121 और +1 तो 122 बच्चे, 122 तक है बच्चे। क्लियर हो जाएगा। 122 तक है। आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक है पार्लियामेंट बच्चे, 74 से लेकर 78 तक है मंत्रिपरिषद, 52 से लेकर 73 तक है प्रेसिडेंट और प्लस वाइस प्रेसिडेंट। नोट करो इसे जल्दी से। फिर है बच्चे ऑर्डिनेंस पावर। ऑर्डिनेंस पावर, अध्यादेश, अध्यादेश शक्ति है अनुच्छेद 123 आया हुआ क्वेश्चन है। और अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। किसका होता है बच्चे? राष्ट्रपति का होता है। क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ऑर्डिनेंस पावर के बाद बच्चे हम आप लोग पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान भाग 5 में है बच्चे। कौन से भाग में है? भाग 5 में है। 124 से लेकर 147 तक, 124 से लेकर बच्चे 147 तक सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है। हाई कोर्ट का प्रावधान भाग 6 में है। क्लियर हो जाएगा। बट सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है बच्चे भाग 5 में। और अब ध्यान से देखो, इन सभी लोगों की जानकारी हमें भाग 5 में मिलेगी, और इनके बारे में जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो आर्टिकल डिवाइड है बच्चे। क्लियर हो जाए। और ये सब चैप्टर हैं, अध्याय 1, 2, 3, 4 एंड 5 बच्चे। क्लियर हो जाएगा। अब लास्ट बचता है बच्चे कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल बच्चे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान है बच्चे 148 से लेकर 151 तक। ठीक है।
और संसद में बच्चे हम लोकसभा और राज्यसभा भी पढ़ लेंगे, यानी कि 79 में तो हमारी पार्लियामेंट होगी और पार्लियामेंट के बाद जो 80 आर्टिकल 80 होगा वो राज्यसभा होगा और 81 क्या होगा, लोकसभा हो जाएगा बच्चे। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, परेशान मत होइए। इतना बताओ समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए। मैंने पूरे अध्याय को भी बांट दिया बच्चे। संघ सरकार को मैंने बताया बच्चे भाग 5 में है, आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है। फिर मैंने सबसे पहले कहा प्रेसिडेंट प्लस वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 52 से लेकर 73 तक है। फिर बच्चे मैंने कहा कि बच्चे मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स, यानी कि बच्चे काउंसिल जो है वो मिनिस्टरों की यानी मंत्रिपरिषद जो है वो 74 से लेकर 78 तक है बच्चे। पार्लियामेंट है 79 से लेकर 122, ऑर्डिनेंस पावर है 123 में बच्चे। सुप्रीम कोर्ट है 124 से 147 और कैग है 148 से लेकर 151 तक। ठीक है, ये अध्याय हैं हमारी संघ सरकार के, क्लियर, यूनियन के। सेम ये चीजें राज्य में भी पढ़ेंगे, बस नाम चेंज हो जाएगा, राष्ट्रपति की जगह वहां क्या हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो चलो पहला हेडिंग डालते हैं बच्चे, प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति। ठीक है, पहला 2-3 पॉइंट्स कट से लिखिएगा। इलेक्टेड होता है भारत का राष्ट्रपति, इलेक्टेड होता है, यानी कि भारत देश में राष्ट्रपति का पद जो है वो निर्वाचन से जोड़ा गया है। और अगर पूछा जाए प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा तो अप्रत्यक्ष होगा, तो आप बताओगे सर अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, ये मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो भारत देश में राष्ट्रपति का पद जो है बच्चे वो हेरिडिटी नहीं है, यानी वंशानुगत नहीं है। और राष्ट्रपति के पद को हमने क्या कर दिया है बच्चे, इलेक्टेड यानी इलेक्शन से जोड़ दिया है। और बच्चे सिस्टम, क्योंकि डायरेक्ट जनता भाग नहीं लेती है तो इसका जो चुनाव होगा वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा बच्चे, यानी जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा बच्चे भाग लिया जाएगा किसके इलेक्शन में, तो आप रिजल्ट लगाओगे सर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया इलेक्टेड होता है, दूसरा हो गया अप्रत्यक्ष सिस्टम से होता है, और तीसरा पॉइंट होता है बच्चे ये हेड ऑफ नेशन होता है, हेड ऑफ नेशन होता है। क्लियर हो जाएगा, यानी कि राष्ट्र का प्रमुख होता है। क्लियर हो जाएगा, राष्ट्र का प्रमुख कौन हो गया, तो आप रिजल्ट लगाओगे सर राष्ट्रपति हो गया। कौन हो गया, राष्ट्रपति हो गया बच्चे। क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा कि भारत देश में राष्ट्रपति का पद हेरिडिटी नहीं है, वंशानुगत नहीं है, लेकिन ब्रिटेन में राजतंत्र चलता है बच्चे, और वहां पर राजा का जो पद है वो हेरिडिटी है। ठीक है, वंशानुगत है बच्चे, राजा का बेटा ही राजा बन रहा है। क्लियर, लेकिन भारत देश में, क्योंकि भारत एक रिपब्लिकन कंट्री है, गणतांत्रिक देश है, तो हमने राष्ट्रपति का पद इलेक्शन से जोड़ दिया सर। ठीक है, बशर्ते जनता डायरेक्ट भाग नहीं ले रही है, जनता यहाँ के निर्वाचन में इनडायरेक्ट भाग ले रही है, यानी जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। अब बताओ इतनी चीज तो समझ में आ गई होगी। आर्टिकल में इनके सबसे लास्ट में पढ़ाएंगे, पहले इनके कुछ मेजर पॉइंट्स हमें जान लेने होंगे, आर्टिकल लास्ट में कराएंगे। ठीक है, इलेक्टेड होता है, निर्वाचन है, प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष है, तो आप बोलोगे अप्रत्यक्ष है सर। फिर मैंने कहा कि भारत देश का बच्चे राष्ट्राध्यक्ष कौन है, हेड ऑफ नेशन कौन है, तो आप रिजल्ट लगा दोगे सर राष्ट्रपति है। ठीक है, अब इसके ओथ की बात करते हैं बच्चे, शपथ की। और आपको पता है कि जब राष्ट्रपति का इलेक्शन हो जाता है तो इसको क्या दिलाया जाता है, ओथ यानी शपथ दिलाया जाता है। और आपको पता है सर कि राष्ट्रपति के शपथ को दिलाने का कार्य जो करता है वो कौन करता है बच्चे, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस करता है बच्चे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का बच्चे मुख्य न्यायाधीश,
सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बच्चे क्या करता है, इनको शपथ ग्रहण कराता है। अगर मान लो बच्चे मुख्य न्यायाधीश एब्सेंट है किसी कारणवश, तो जो सीनियर सुप्रीम कोर्ट जज होगा बच्चे, जो सीनियर सुप्रीम कोर्ट जज होगा, यानी जो बच्चे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, वो हमारा बच्चे इनको शपथ दिला देगा। क्लियर हो जाएगा, क्या दिलाएगा, शपथ ग्रहण कराएगा। अभी वर्तमान में अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात किया जाए तो आपको पता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बोबड़े, और इससे पहले कौन था तो आप बताओगे जस्टिस रंजन गोगोई। क्लियर हो जाएगा। और बोबड़े साहब जो है ये 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। तो इससे पहले कौन था, आप लगाओगे रंजन गोगोई साहब थे, और उन्होंने ही बच्चे एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट, विवाद खत्म किया इंडिया में, जिसका नाम था राम मंदिर। क्या नाम था, राम मंदिर। 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर का फाइनल रिजल्ट आया बच्चे, और अभी देखा होगा कि 5 अगस्त को, कितने अगस्त को, 5 अगस्त 2020 को बच्चे इसका शिलान्यास कर दिया गया श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा। अभी ध्यान से सुनना सर, कोरोना आपके मार्केट में छाया हुआ है। अभी देखना थोड़ा सा एक विवाद चल रहा है मार्केट में बहुत लंबा। एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, उनका नाम प्रशांत भूषण है। क्या नाम है बच्चे, प्रशांत भूषण है। एक दिन क्या हुआ सर, कोरोना काल, देखो सर आपको भी पता है कोरोना काल में नेशनल इमरजेंसी तो नहीं लगाई गई, यानी राष्ट्रीय आपातकाल तो नहीं लगाया गया, लेकिन बच्चे हालात तो हमारे वैसे ही हैं। अब एक दिन क्या हुआ, ये लोग सर शासन प्रशासन चलाते हैं, बताइए भारत देश के सबसे बड़े न्यायालय के ये चीफ जस्टिस हैं। एक दिन ये सर बड़े लोग हैं 5-6 लाख रुपए की कोई मोटरसाइकिल थी बेटा, और उसी मोटरसाइकिल पे विदाउट मार्क्स ये बच्चे राइडिंग कर रहे थे। तो जब प्रशांत भूषण जी ने, जो सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं बेटा, उन्होंने सर इन पर ट्वीट कर दिया था कि ये हैं भारत देश के मुख्य न्यायाधीश, और उन्होंने सर ट्विटर पर यह भी कहा कि विदाउट मार्क्स लगाकर राइडिंग कर रहे हैं बच्चे, गाड़ी पर बैठे हुए हैं, तो हमारी जनता पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। फिर दूसरा ट्वीट उन्होंने कर दिया कि जो हमारे ये भी चीफ जस्टिस साहब हैं, और जो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस थे बेटा, पूर्व न्यायाधीश लोग थे, उन्होंने सर कोरोना काल के दौरान सरकार के खिलाफ कोई कार्य नहीं किया, यानी कि सरकार को दबाव में भी नहीं लिया, और कोरोना इतना लार्ज मात्रा में फैलता चला गया। और ये ट्विटर पर उन्होंने लिख दिया कि इसके का बच्चे, ये जो आपने लापरवाहियां की है, इसके लिए भारतीय इतिहास आपको नहीं माफ करेगा। बस क्या हुआ बच्चे, जस्टिस बोबड़े को लगा कि ये अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो उन्होंने सर क्या किया, अपनी 3 सदस्यीय बेंच बनाई और प्रशांत भूषण के खिलाफ मानहानि, यानी बच्चे कंटेम्प्ट टू कोर्ट, कोर्ट की अवमानना करने का बच्चे उन्होंने क्या कर दिया, केस कर दिया। अब इस पे प्रशांत भूषण साहब ने तो बच्चे क्या किया, माफी तो मांग ली थी, हालांकि लेकिन एक चीज नहीं समझ में आई सर, ध्यान से सुनना बेटा, क्या वाकई में भारत देश में अब आर्टिकल 19 का उल्लंघन हो रहा है? बच्चे हम बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, अगर आप विदाउट मार्क्स बच्चे राइडिंग कर रहे हो, या बच्चे विदाउट मार्क्स आप गाड़ी से निकल रहे हो, तो आपके विरुद्ध भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये थोड़ी ना यार आप सुप्रीम कोर्ट के जज हो तो कोई चीज मान ही नहीं रहो। अगर बड़े नहीं मानेंगे तो छोटे तो यही कह देंगे ना कि यार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब नहीं लगा रहा है तो हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और मौलिक अधिकार है हमारा वाक एवं अभिव्यक्ति का, आर्टिकल 29 के फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको बताया था। तो कहीं ना कहीं अगर बच्चे प्रशांत भूषण पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला दर्ज हो जाता, तो कहीं ना कहीं बच्चे जो हमें बोलने की स्वतंत्रता, ये हमारा पर्सनल भी है बच्चे, कहीं ना कहीं पर्सनल जो बोलने की स्वतंत्रता है, तो फिर उसका तो हनन होगा। तो इससे क्या होगा, मार्केट में बच्चे एक दबाव बन जाएगा, एक मोरल प्रेशर बन जाएगा। इससे क्या होगा, लोगों की आवाजें दबने लगेंगी। और बड़ा देश है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है बेटा, वहां का सुप्रीम कोर्ट एक बच्चे ट्वीट पर इतना बड़ा रिएक्शन ले लिया।
अब सोचिए थोड़ा सा, तो कहीं ना कहीं बच्चे जो बोलने की स्वतंत्रता, भाई हम बोल सकते हैं, अब हमारे लिए हमें कोई कार्य नहीं करेगा तो हम तो पता लगा तुम बोल लो यार, ये तो बच्चे ना कहीं हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा है। और ये तानाशाही प्रवृत्ति है बच्चे, और तानाशाही प्रवृत्ति में यही होता है, लोगों के बोलने के अधिकार को बच्चे छीन लिया जाता है। भाई आप बोल नहीं पाओगे तो पक्का है मेरा कोई विरोध करने वाला नहीं होगा, और जिस व्यक्ति का विरोधी नहीं होगा तो आप भी जानते हो बच्चे, फिर तो मोनोपोली हो जाएगी यार, एकाधिकार हो जाएगा। और एकाधिकार में आपको भी पता है सिवाय जनता के शोषण के और कुछ नहीं होने वाला है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। तो ये एक मैटर आ गया बीच में बच्चे, हालांकि बोबड़े साहब ने फिर उनको क्या कर दिया, माफ कर दिया, लेकिन यार इतने बड़े जज होने के बावजूद एक छोटे से ट्वीट पर आप इतना बड़ा एक्शन ले रहे हो, तो फिर तो छोटे लोग वैसे डर जाएंगे बच्चे, पुलिस वाले 50 लाठियां मार देंगे पहुंचकर, पता लगा जनता बैठी हुई है, जनता को बच्चे पैसे आ रहे, कोरोना काल में कितने पैसे आए, कहाँ गए बच्चे कोई पता नहीं है, क्या सबको कुछ हर चीजें मिल गई, नहीं मिल गई बच्चे। और जनसंख्या नियंत्रण इतना तेज ग्रो हो रहा है ना सर कि आने वाले कल में तो फिर वैसे है, और क्राइम सबसे ज्यादा अब उछाल मारेगा, बेरोजगारी गिरती जा रही है तो डन है सर, क्राइम तो निश्चित है बढ़ेगा, पॉपुलेशन तो विस्फोट है इंडिया में, आपको भी पता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं सर, इतनी मैंने बात बता दी आपको कि अगर भारत देश के बच्चे राष्ट्रपति की ओथ की बात करेंगे तो आपको भी पता है शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या की अनुपस्थिति में आपको पता है सर कौन करा देगा, वरिष्ठ न्यायाधीश करा देंगे। और वर्तमान में मैंने बता दिया कि जस्टिस बोबड़े हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनकी रैंक कौन है बच्चे, तो आप बोलोगे सर 47th रैंक है। ठीक है, अब ये कहानी तो खत्म हो गई बच्चे। अब अगर राष्ट्रपति के शपथ की बात कर लिया तो अब दूसरा जो पॉइंट होगा, इसके रिजाइन की भी बात कर लें बच्चे। रिजाइन का मतलब त्यागपत्र बच्चे, ठीक है, और त्यागपत्र की भी बात कर ले और टेनर की भी बात, त्यागपत्र की बात कर लो बच्चे। पहले रिजाइन की अगर हम बात करें बच्चे, ठीक है, इस्तीफा की बात करें बच्चे, त्यागपत्र लिख लो या इस्तीफा भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा। अगर बच्चे रिजाइन की बात करें किसके, प्रेसिडेंट की, तो ये अपना रिजाइन देता है वाइस प्रेसिडेंट को, यानी कि बच्चे राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा, उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा, राष्ट्रपति को। अब यहां पर एक पॉइंट आता है, ये आया हुआ क्वेश्चन है कि सर जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना रिजाइन देता है, रेजिग्नेशन देता है बच्चे, तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देता है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जब राष्ट्रपति प्रेसिडेंट इसको अपना क्या दे देगा, इस्तीफा सौंप देगा, तो वाइस प्रेसिडेंट सबसे पहले सूचना देगा बच्चे लोकसभा स्पीकर को, यानी कि बच्चे स्पीकर को देगा। और कहाँ के स्पीकर, तो लोकसभा अध्यक्ष को सबसे पहले इस बात की सूचना देगा वाइस प्रेसिडेंट कि प्रेसिडेंट साहब ने हमें अपना क्या सौंप दिया, कोई कारण से रिजाइन दे दिया बच्चे, इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखोगे, 2 पॉइंट्स हो गए, ओथ और रिजाइन। ठीक है, क्लियर हो रहा है सारे बच्चों को, जरा मैसेज करो, सोना मत। अगला होगा बच्चे टेनर, टेन्योर, कार्यकाल। अब आपको पता है सर कि राष्ट्रपति का कार्यकाल तो हमारे देश में माना गया कितने वर्ष, 5। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल तो आप लगाओगे सर 4 इयर्स होता, बट भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल तो 5 वर्ष होता है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। और एक चीज याद रखना सर, इकलौता पद है, इकलौता पद जिसे खाली नहीं रखा जा सकता, खाली नहीं रखा जा सकता, खाली नहीं रखा जा सकता, तो ये कौन सा पद होगा बेटा, तो आपका रिजल्ट होगा सर राष्ट्रपति का पद होगा, जिसे बच्चे कभी खाली रखा नहीं जा सकता। मान लो बच्चे कार्यकाल से पहले यानी बिफोर
कितने वर्ष पहले? 5 वर्ष पहले भी बच्चे आप चाहो तो रिजाइन दे सकते हो, यानी कि पद खाली हो सकता है, त्याग पत्र दे दो, या रिमूव किया जा सकता है बच्चे राष्ट्रपति को, यानी कि हटाया जा सकता है। और आपको पता है राष्ट्रपति हटाने को एक ही बच्चे प्रक्रिया है, महाभियोग। राष्ट्रपति पर क्या दायर होगा? महाभियोग से ही इसको रिमूव किया जा सकता है, या तो स्वेच्छा से अपना रिजाइन दे दे, या इसकी डेथ हो जाए यार, यानी कि इसकी क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए बच्चे। तो बिफोर बच्चे क्लियर हो जाएगा, 5 वर्ष पहले ये पद खाली हो सकता है। फिर मैंने कहा इकलौता पद जिसे खाली रखा नहीं जा सकता, तो जैसे ही राष्ट्रपति का किसी कारणवश पद खाली होगा तो हमारे संविधान के आर्टिकल 65 में, हमारे संविधान के आर्टिकल 65 में कहा गया है कि बच्चे राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्यों का निर्वहन भारत देश का बच्चे कार्यवाहक राष्ट्रपति करेगा, एक्टिंग प्रेसिडेंट करेगा। तो हम कहेंगे सर कौन बनेगा? तो वो बोलेगा बच्चे, संविधान बोलेगा कि ये भारत देश का वाइस प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, कौन करेगा? भारत देश का उपराष्ट्रपति करेगा। यानी जैसे राष्ट्रपति बच्चे का पद खाली हुआ, आर्टिकल 65 ये सभी अधिकार राष्ट्रपति वाले किसको दे देगा? वाइस प्रेसिडेंट को दे देगा बच्चे, यानी उप राष्ट्रपति को दे देगा। जब उपराष्ट्रपति बच्चे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, ध्यान से सुनना, तो बच्चे उसे उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र देना होगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र देना होगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वो मैक्सिमम 6 महीने, कितने महीने? मैक्सिमम 6 महीने तक ही कार्य कर सकता है। और आपको पता है सर 6 महीने के अंदर हम राष्ट्रपति के पद को इलेक्टेड करा देंगे, यानी इसका चुनाव कराकर फिर से नया राष्ट्रपति निर्वाचित कर देंगे। तो फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम खत्म हो जाएगा। तो फिर बच्चे आपको पता है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बने तो अपने वाइस प्रेसिडेंट के पद से भी गए। फिर एक क्वेश्चन कुछ बच्चे पूछ लेते हैं, सर जब वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहेगा, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ही राज्यसभा का सभापति होता है, तब सभापति के रूप में कौन काम करेगा? तो आपको पता है सर सभापति के बाद एक उपसभापति भी होता है। तब तक जब तक उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाएगा, तब तक बच्चे उपसभापति जो होगा, डिप्टी सभापति जो होगा, वो वहां कार्य करता रहेगा। क्लियर हो जाएगा? तो यहां पर एक्टिंग बच्चे प्रेसिडेंट की भी बात की गई है, तो इसको मैं तुरंत बता देता हूं बच्चे। ठीक है, मिटा दे रहे हैं इसे। यानी कि राष्ट्रपति के अनुपस्थिति पे बच्चे जो काम होगा वो एक्टिंग प्रेसिडेंट होंगे। ठीक है, कौन होंगे? एक्टिंग प्रेसिडेंट होंगे, यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति। और आपको पता है सर कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? वाइस प्रेसिडेंट होगा बच्चे। कौन होगा? वो राष्ट्र प्रेसिडेंट होगा। यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा कौन? तो आपका रिजल्ट होगा सर जो भारत देश का उस समय उपराष्ट्रपति होगा, ये अपने पद से त्यागपत्र देके कार्यवाहक बच्चे राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। फिर ध्यान से सुनना, जब ये उपराष्ट्रपति से हटेगा और एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, तो फिर इसे यहाँ की सैलरी दी जाएगी बच्चे, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति की सैलरी दी जाएगी। ये बात आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे। अब भारत देश में कितने, हाँ बच्चे, अगर बात किया जाए कि ये सर कार्यवाहक राष्ट्रपति ये बनेगा तो कौन से अनुच्छेद में प्रावधान है, तो मैं आर्टिकल मैंने कहा था आगे मैं बताऊंगा, तो ये 65 में है। हाँ एक चीज और सर, अगर मान लो बच्चे कभी भी ऐसा हो जाए कि राष्ट्रपति भी ना हो और उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो मैं समझाता हूं, यहां से समझो। अब अगर बात किया जाए कि कितने लोग अब तक एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर चुके हैं, तो 3 लोग होते हैं बच्चे। कितने लोग? 3 लोग हैं। पहला नाम होगा बीबी गिरी, नाम भी इनका बड़ा क्यूट है, बीबी गिरी।
क्लियर हो जाएगा। अब ये पहले बच्चे भारत देश के एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम किए। अब ये कब किए, ध्यान से सुनना। डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम हमारे बच्चों ने सुना होगा। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, बच्चे इनके दो क्वेश्चन याद करो। भारत देश के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। फिर मैं पूछा कब बने, तो 1967 में बने। तो इनसे पहले कौन था, तो इनसे पहले थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है बच्चे, उनसे पहले कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कितने कार्यकाल किए, 2। क्लियर हो जाएगा। लेकिन व्यक्तियों में एक, कार्यकाल 2। तो तीसरा कार्यकाल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। व्यक्तियों में कौन थे, दूसरे। व्यक्तियों में तीसरे कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। कार्यकाल कौन था, चौथा। क्योंकि बच्चे राजेंद्र प्रसाद ने कितने कार्यकाल किए, 2 कार्यकाल किए। अब डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में प्रेसिडेंट बने और 1969 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। 2 साल के करीब ये भारत देश के प्रेसिडेंट रहे। अब मैंने कहा एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि इसके पद को खाली नहीं रखा जा सकता। तो इनका 2 क्वेश्चन। डॉक्टर जाकिर हुसैन बच्चे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे और ये पहले राष्ट्रपति बने जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई। अब उस समय भारत देश का उपराष्ट्रपति कौन था, वीवी गिरी। अब वीवी गिरी बच्चे एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्यभार संभाला 1969 में। और जब 2 महीना बीता तो 2 महीने के बाद इन्होंने वो बच्चे कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद से ही क्या दे दिया, रिजाइन दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। कुछ लोग कहते हैं सर ये अस्थाई प्रेसिडेंट बनना चाहते थे, यानी कह सकते हो आप चुनाव लड़ने का मूड हो गया या नहीं हुआ, जो भी उनका फैसला था, फिलहाल उन्होंने 2 महीने के बाद त्यागपत्र दे दिया। अब तो ना भारत में राष्ट्रपति रह गया और ना उपराष्ट्रपति रह गया, अब ये पद फिर खाली हो गया। ठीक है बच्चे, तो हमारे देश में बच्चे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चे ये नहीं लिखा गया था कहीं पर कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्य करेगा। अब गौर, लेकिन बच्चे आर्टिकल 70 ये कहता है कि हमारा संसद बच्चे कानून बना सकता है। तो जब 69 में ऐसा समय आ गया कि भाई ना तो राष्ट्रपति है ना तो उपराष्ट्रपति है, तो हमारी संसद ने आर्टिकल 70 के तहत, किसके तहत बेटा, आर्टिकल 70 के तहत बच्चे राष्ट्रपति उत्तराधिकार कानून पारित कर दिया। राष्ट्रपति उत्तराधिकार कानून पारित कर दिया। और अब ये कानून तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि 1969 में ही हमें पहली बार आवश्यकता हुई कि भाई दोनों नहीं है, अब किसी तीसरे को एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करवाया जाए। तो यहां पर बच्चे आर्टिकल 70 के तहत राष्ट्रपति उत्तराधिकार एक्ट बना, 1969 में बना। और उस समय भारत देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे एम हिदायतुल्लाह खां। और एम हिदायतुल्लाह खां बच्चे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने जो भारत के एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किया बच्चे। तो इतना चीज नोट करो सारे बच्चे जल्दी से, फिर आगे बताते हैं। जल्दी से नोट करो। पानी बतलौट। इतना जल्दी से नोट करो और बताओ इतनी बात समझ में आ गई बच्चे कि नहीं आई। जल्दी से, मैंने सारी चीजें बता दी बच्चे। राष्ट्रपति उत्तराधिकार, अब यहां से बच्चे एक्ट बन गया। अब यहां से सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी बच्चे भारत के चीफ जस्टिस के रूप में कार्य कर सकता है। और अगर बच्चे वो ना हो और भी आगे जा सकती है श्री, तो जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, जो सीनियर सुप्रीम कोर्ट जज होगा, वो फिर कार्य करेगा। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा। तो पहले एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन हो गया, बीबी गिरी।
कानून भी बन गया क्योंकि इन्होंने 2 महीने बाद क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। अब फिर बच्चे संसद ने हमारी बच्चे 1969 में क्या बना दिया, एक्ट बना दिया बच्चे। तो दूसरे जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हुए बच्चे, जो दूसरे एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हुए वो भारत के कौन हो गए, एम हिदायतुल्ला खां बच्चे। कौन हो गया, यम हिदायतुल्ला खां बच्चे। तो यम हिदायतुल्ला खां कब एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने, 1969 में बने बच्चे, ठीक है, नोट कर लो। ये पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। जो बच्चे एक्टिंग प्रेसिडेंट यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, ठीक है, 2 हो गए। अब तीसरा बना बच्चे, एक भारत देश के उपराष्ट्रपति नहीं बच्चे, एक ध्यान से देखिएगा बच्चे, भारत देश के एक राष्ट्रपति थे जिनका नाम था फखरुद्दीन अली अहमद। तो यहाँ पर BD जत्ती साहब थे, ये वाइस प्रेसिडेंट थे, और हमारे यहाँ राष्ट्रपति था बच्चे फखरुद्दीन अली अहमद, और ये बने थे 1974 में। 1974 से बच्चे मेरे ख्याल 1977, देख लेना इनका टाइम पीरियड जरा। और 1977 में कार्यकाल में ही इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई थी बच्चे। तो उस समय जो भारत देश का उपराष्ट्रपति था वो कौन था, BD जत्ती साहब थे। तो इन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किया, और ये तीसरे पर्सनालिटी बने। चौथे पर्सनालिटी बने, तीसरे पर्सनालिटी बने बच्चे। ये हमने तीनों एक्टिंग बच्चे प्रेसिडेंट के बारे में बता दिया, कैसे कानून के तहत बच्चे सुप्रीम कोर्ट के जज को बनाया गया, ये सब मैंने बता दिया। अब एक बार सारे बच्चे एक तरफ से डन बोलो जल्दी से कि समझ में आ गया कि नहीं आया। सारे बच्चे डन करेंगे, एक तरफ से डन करेंगे। और बच्चे VV गिरी जो थे ये बच्चे निर्दल प्रत्याशी थे, इंडिपेंडेंट थे, और इन्होंने बच्चे शायद देखना नीलम संजीव रेड्डी को पराजित किया था। और वही नीलम संजीव रेड्डी बच्चे आगे जो 5वें प्रेसिडेंट के रूप में आए बच्चे, ये आपको भी पता है कि निर्विरोध चुने गए थे बच्चे। और BV गिरी साहब का जो चुनाव हुआ था बेटा, ये नीलम संजीव रेड्डी से पहले राउंड में बराबर हुए थे, और ये इकलौते राष्ट्रपति हैं जिनके बच्चे इलेक्शन की काउंटिंग सेकंड राउंड तक गई थी बच्चे, सेकंड राउंड तक गई थी, ये भी याद रखना। बाद में नीलम संजीव रेड्डी साहब बच्चे निर्विरोध राष्ट्रपति बने, और अभी तक इकलौते वही हैं भी जिनके सामने कोई भी बच्चे उम्मीदवार नहीं था, ठीक है। हमें लगता है इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। ये मैंने पूरा एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर भी बता दिया, अब आगे नहीं बताएंगे, यहीं पर कंप्लीट कर दिया। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स और देख लीजिए जल्दी से बच्चे राष्ट्रपति के बारे में। री इलेक्शन का भी प्रावधान है, यानी कि पुनर्निर्वाचन की भी व्यवस्था है। आर्टिकल मैं आगे बताऊंगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको पता है सर कितनी बार राष्ट्रपति रहे हैं, तो आपको रिजल्ट देना होगा 2। हाँ सर, एक बार ध्यान से बच्चे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा द्वारा तो राष्ट्रपति कब बना दिए गए थे, 1950 में ही। अब ये पहले 2 साल भारत के राष्ट्रपति थे, लेकिन संविधान सभा के थे, और इनको बच्चे ऐसे ही बना दिया गया था। और आपको पता है 1952 में पहली बार लोकसभा राज्यसभा का चुनाव हुआ। उसके बाद बच्चे आपको पता है ये निर्वाचित हुए 1952 से लेकर 1957 तक, और 1957 से लेकर 1962 तक। यानी कि इन्होंने बच्चे कितने कार्यकाल किए, तो आपका रिजल्ट आएगा सर
सर 2 कार्यकाल के। हालांकि ये 50 में ही संविधान सभा 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन किया था, 26 जनवरी से लागू हो गया था बच्चे, ठीक है। और उसी समय संविधान सभा ने राष्ट्रपति भी चुना था। हालांकि पहली बार लोकसभा राज्यसभा का चुनाव 1952 और 52 से लेकर 62 तक, यानी 10 ईयर बच्चे, 2 कार्यकाल, ठीक है। यानी कि री इलेक्शन का भी प्रावधान है, पुनर्निर्वाचन का भी प्रावधान है। अगला है बच्चे, इसे भारत का प्रथम नागरिक कहते हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? तो आपका रिजल्ट होगा सर, आप कहते हो इनको मिस्टर प्रेसिडेंट महोदय को। दूसरा है बच्चे, अगर पूछा जाए कि मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए, तो आप बोलोगे सर कंप्लीटेड 35 ईयर्स, 35 वर्ष पूरा, यानी कंप्लीटेड होना चाहिए बच्चे। कितना वर्ष? तो आप बोलोगे 35। अगर पूछा जाए मैक्सिमम कितनी एज होनी चाहिए, तो आप लगाओगे नो लिमिट, मैक्सिमम एज नो लिमिट। शैक्षणिक प्रावधान का बच्चे, शैक्षणिक चीज़ों का प्रावधान नहीं किया गया है, एजुकेशन नहीं कहा गया है, यहाँ पर कंप्लीटेड 35 ईयर की शर्त रखी गई है बच्चे। अगर आप 500 वर्ष इंडिया में जी रहे हो तो आप 500 वर्ष तक प्रेसिडेंट रह सकते हो भैया। मैक्सिमम एज क्या है? नो लिमिट है, ठीक है। 500 साल जी लो, बहुत अच्छा रहेगा आप सभी बच्चों के लिए, ठीक है। फिर मैंने कहा था राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ नेशन कौन होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ नेशन कौन होता है? तो आप रिजल्ट लगाओगे सर प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। री इलेक्शन भी है, फर्स्ट सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, मिनिमम एज 35 है, कंप्लीटेड है, पूरा होना चाहिए, और मैक्सिमम है नो लिमिट, 500 साल तक आप रह सकते हो बच्चे, ठीक है। और आपको पता है सर कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है ये नाम मात्र का होता है। क्या होता है? नाम मात्र का होता है बच्चे, नॉमिनल एंड फॉर्मल होता है बच्चे, ठीक है। नॉमिनल एंड फॉर्मल, नॉमिनल एंड फॉर्मल हेड होता है, नॉमिनल एंड फॉर्मल हेड होता है बच्चे, हेड ऑफ गवर्नमेंट, है ना। नॉमिनल एंड फॉर्मल, फॉर्मल हेड ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि बच्चे जो यहाँ हिंदी होगा, सरकार का नाम मात्र, सरकार का नाम मात्र व औपचारिक अध्यक्ष होता है। सरकार का नाम मात्र और औपचारिक प्रमुख होता है। कौन? तो आपको पता है सर राष्ट्रपति होता है। सारी शक्तियां राष्ट्रपति में होती हैं, लेकिन इसका वास्तविक प्रयोग कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद का प्रधान बच्चे, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो प्रधान होता है, जिसे हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं बच्चे, यानी प्रधानमंत्री कहते हैं, वो व्यक्ति इनकी शक्तियों का उपयोग करता है। ये हम आर्टिकल 54 में पढ़ेंगे बच्चे, ठीक है। 53, 54, 52 है ना। अब इसके बाद बच्चे आर्टिकल डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतनी चीज़ें हमें इसलिए बतानी पड़ गई क्योंकि आने वाले कल में लेंदी हो जाता। अब हम आर्टिकल पढ़ लेंगे 52 से लेकर बच्चे जितना भी राष्ट्रपति का होगा, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ यार, इतनी बात सारे बच्चों को तो समझ में आ ही गई होंगी, और उम्मीद है समझ में आ गई। तो सारे बच्चे डन करो जरा जल्दी से। सारे बच्चे डन करें, जल्दी जल्दी डन करिए।
ठीक है। मोहन पाल हैं, सुभी दुबे हैं बच्चे, दीपक हैं, आदित्य विश्वकर्मा हैं, महेश तिवारी हैं, मोनिका पटेल हैं, उजाला सिंह हैं, प्रभांशु पांडे हैं, आलोक कुमार हैं, अंकित कुमार हैं, अंकुर हैं, विनोद वर्मा हैं, रेशमा कुमार, ठीक है, कुसुम तिवारी, संध्या, प्रज्ञा, आकृति, रंजना, उदित, प्रियंका, प्रगति, अर्चना, विवेक, अजय कुमार मौर्य, यादव जी, सत्यम यादव, अंकिता गौतम, राहुल उपाध्याय, आकांक्षा सिंह, आकांक्षा तिवारी, पूजा वर्मा, छवि श्रीवास्तव, शिवम प्रजापति, अनामिका सिंह, राजा पांडे, अमित पाल, विपिन यादव, पंकज कुमार, सुरेंद्र यादव, ठीक है, राजकुमार सर सिलेक्टेड हैं, इंद्रेश यादव, रोहित यादव, ठीक है, सुधीर, आकांक्षा तिवारी, ठीक है, सनी गुप्ता, प्रिया गुप्ता, रूबी सिंह, सालू सिंह, है ना बच्चे, रूबी यादव, पूनम कुमारी, पवन कुमार, ठीक है, ये SBN सिंह, वीरेंद्र, है ना, पंडित आलोक पांडे, आशीष पांडे, है ना, बहुत सारे बच्चे हैं, देवेश कुमार, है ना बच्चे, देवेश कुमार, प्रभांशु पांडे, दिग्विजय सिंह, बहुत सारे बच्चे हैं जो देख रहे हैं वीडियो को। और बच्चे उम्मीद है आज के लिए बस इतना ही है, और उम्मीद है सारे बच्चे हमारे अच्छे होंगे, ठीक है, और जो बच्चे अच्छे हैं वो अच्छे ही रहें, ठीक है, और बस आप लोग मेहनत करते रहो बच्चे, और कमेंट्स में बता देना बच्चे कि सेशन कैसा चल रहा है, ठीक है, सेशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने कल भी कमिटमेंट किया था, परसों भी किया था कि बच्चे ज्योग्राफी का भी आपका पोर्शन करा दे रहा हूँ, और पॉलिटी भी बच्चे मैक्सिमम चीज़ें हैं, ठीक है, तो आप पढ़ते रहो सर जी, ठीक है, लगातार जितना भी है, और फ्री का बैच है तो सर लूटो फिर, है ना, और बस आप इतना काम किया करो सर ना, अब बच्चे आपसे वीडियो को शेयर कर दिया करो ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दिया करो, बस इतना आप कर दिया करो बच्चे, बाकी सारा काम मेरा है, ठीक है। चलो बच्चे बाय बाय, टेक केयर बेटा, और फिर मिलते हैं कल, है ना, चलो बाय बच्चे, सारे बच्चे कोरोना से अपने आप को सुरक्षित रखो, बाय बच्चे, बाय बाय।